गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम लोग रिवाइज करने वाले चैप्टर 2 सप्लाई अंडर जीएसटी। इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज सप्लाई इज टैक्सेबल इवेंट इन जीएसटी। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सेबल इवेंट? टैक्सेबल इवेंट इज एन इवेंट विच इज गोइंग टू ट्रिगर एनी पर्टिकुलर टैक्स लॉ प्रोविजन। और जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। तो सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सप्लाई है तो भी आपको जीएसटी के प्रोविजन एप्लीकेबल करने हैं। तो एक्साइज के अंदर जो जीएसटी के पहले प्रीवियस लॉ था एक्साइज, उसके अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। सर्विस टैक्स के अंदर क्या था? प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। वीएटी के अंदर क्या था? सेल ऑफ गुड्स इंटर स्टेट। और सीएसटी के अंदर सेल ऑफ गुड्स इंटर स्टेट। तो ये प्रीवियस लॉ के अंदर टैक्सेबल इवेंट थे। अब जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। रिमेंबर, जीएसटी इज ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज इन दिस चैप्टर? सेक्शन 7 scope of supply. Along with section 7 we are going to revise schedule 1, schedule 2, schedule 3 and finally we are going to revise section 8 tax liability on composite and mixed supply. तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन 7। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 से फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन सप्लाई इंक्लूड्स। मैंने आप लोगों को क्या बताया था? इंक्लूड्स मींस इंक्लूसिव प्रोविजन है, यानी कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये एग्जांपल्स है। अगर सिमिलर स्टैंडिंग में और कुछ भी आता है तो वो सप्लाई हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने काफी स्मार्टली सेक्शन 7 को क्या किया है? इंक्लूसिव प्रोविजन किया है। ओके, तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 से ही फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट the expression supply includes all forms of supply of goods or services of both, such as sell, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal made or agreed to be made for consideration by a person in the course of furtherance of business. अब consideration की definition हमने previous chapter में देख ली थी। देखी थी कि नहीं देखी थी? देखी थी ना सर? क्लोज 31 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 बिजनेस की डेफिनेशन भी देखी थी। वो भी क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन और काफी वाइड है। करेक्ट? तो ये बिजनेस की डेफिनेशन हमने देख ली थी, कंसिडरेशन की देख ली थी, गुड्स सर्विसेज की भी देख ली थी, पर्सन की भी देख ली थी। लेकिन ये जो 8 टर्म इसके अंदर यूज किए गए, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, इसको डिस्कस किया था? नहीं किया था। तो चलिए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सेल, वो तो चलो आप लोग मालूम होगा, डेली बेसिस पे हम लोग यूज करते हैं ये टर्म। सेल बेसिकली समवन इज सेलिंग एनीथिंग। ओके, तो गुड्स सेल कर रहा है, पेन सेल कर रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं? सेल। बेसिकली टाइटल ट्रांसफर होता है, आप बाई करते हो। ट्रांसफर, अब इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना कि जीएसटी के अंदर मैंने जैसे पहले बोला था, फिक्शन क्रिएट किया गया है। डिस्टिंक्ट पर्सन, एक कंपनी जिसकी अलग अलग ब्रांचेज है, एक राज्य में, एक दूसरी ब्रांच उसकी दूसरी राज्य में, स्टॉक ट्रांसफर होता है, तो हम लोग उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? ट्रांसफर। तो टाइटल ट्रांसफर होता है क्या? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एक ही कंपनी है भाई, मालिक वही है, वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। लेकिन जीएसटी के अंदर ये स्कोप ऑफ सप्लाई में शामिल है, क्योंकि जीएसटी के अंदर एक फिक्शन क्रिएट किया गया है जिसमें एक कंपनी के अंदर भी जो मल्टीपल ब्रांचेज है स्टेट वाइज, वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगी और वहां स्टॉक ट्रांसफर करना सप्लाई हो जाएगा। तो ट्रांसफर। बार्टर, मैं आपको क्लासेस देता हूं, आप मेरे लिए एक दिन अपना दीजिए जिसमें आप मेरे लिए रिटर्न फाइल करोगे। तो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री क्लासेज, यू नीड टू वर्क फॉर मी फॉर 1 डे टू फाइल द रिटर्न। ये क्या? बार्टर। आप अपनी सेवाएं दोगे और मैं आपको उसके बदले में फ्री क्लासेज दूंगा। ओके, तो ये बार्टर। एक्सचेंज और बार्टर में छोटा सा फर्क है। बार्टर के अंदर आप एक चीज देते हो, मैं आपको एक दूसरी चीज देता हूं उसके बदले में। एक्सचेंज के अंदर यही होता है, लेकिन उसमें साथ में मनी भी इन्वॉल्व हो जाता है। पुराना मोबाइल दो, नया मोबाइल लो, तो नया मोबाइल खरीदने के लिए कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे, तो एक्सचेंज। लाइसेंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लाइसेंस यूज कर रहा हूं सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए,
ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और हर साल क्या करता है वो लाइसेंस भी लेता है ना, सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी। तो लाइसेंस, रेंटल, ऑफिस किराए पे जिंदगी निकल जाएगी, तो रेंटल। लीज, लीज और प्रॉपर्टी, फ्री और प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़ते ही रहते हो, नहीं पढ़ते हो क्या? पढ़ते हो ना, बैलेंस शीट के अंदर देखते हो ना यार, लीज और प्रॉपर्टी, फ्री और प्रॉपर्टी। तो लीज पे 99 ईयर्स लीज, ठीक है। नॉर्मल जो इंडस्ट्रियल प्लॉट होते हैं वो लीज पे दिए जाते हैं। इनफैक्ट जो प्लॉट दिया जाता है सिटीज के अंदर वो भी 99 ईयर्स लीज के लिए दिया जाता है, रेजिडेंशियल। डिस्पोजल, डेली लाइफ में हम लोग बोलते हैं डिस्पोज ऑफ कर दे यार इसको, डिस्पोज ऑफ यानी कोई खास काम की चीज नहीं है, ठीक है। तो डिस्पोजल, तो डिस्पोजल भी स्कोप ऑफ सप्लाई में शामिल है। तो ये 8 टर्म इन्होंने यूज किए हैं, लेकिन आपको मैंने जैसा पहला समझाया था इंक्लूसिव प्रोविजन है। तो अगर 8वें के अलावा कोई नंबर टर्म भी आ गया, तो अगर वो सिमिलर स्टैंडिंग का होगा तो स्कोप ऑफ सप्लाई में शामिल हो जाएगा। तो सच एज या इंक्लूस जहां वर्ड टर्म यूज किया जाए वो क्या होता है, इंक्लूसिव प्रोविजन। मैंने बुक के अंदर लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तो ये क्या बोलता है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, यानी गुड्स की सप्लाई हो या सर्विसेज की हो या दोनों की, मिक्स है, गुड्स भी है सर्विसेज भी है, इसलिए दोनों की। सच एज, चाहे वो ट्रांजेक्शन सेल का और ट्रांसफर का और बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन है बाय ए पर्सन। ऑफकोर्स पर्सन करेगा। पर्सन की डेफिनेशन याद रखना, क्या डिस्कस किया था हमने, इंडिविजुअल, एचओएफ और एओपी, बीओआई सब कुछ शामिल है, कंपनी, पार्टनरशिप, फर्म, ठीक है। तो पर्सन, ठीक है। 2 कंडीशन उसके बाद में मीट होनी चाहिए। तो आपको क्या देखना, जैसे क्वेश्चन दिमाग में आता है, कोई भी आपसे पूछता है कि सर इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, तो सबसे पहले आपको क्या देखना, सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई है कि नहीं है इसके लिए देखने के लिए क्या करना है कि भाई वो ट्रांजेक्शन किसका है, गुड्स या सर्विसेज या दोनों का है। वो ट्रांजेक्शन क्या है, सेल का है, ट्रांसफर का, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल है। बाई पर्सन है, कुत्ता तो करेगा नहीं, एनिमल तो करेगा नहीं, ठीक है। तो बाई पर्सन। अब उसके बाद 2 कंडीशन आपको याद रखनी, कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में समझा दिया था, एडवांसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों कंडीशन मीट हो गए तो ये सप्लाई है। दोनों कंडीशन मीट हो गई उसके बाद कंसिडरेशन और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो हम क्या बोलेंगे, ये सप्लाई है सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब चलिए एक कंडीशन को हम बाहर निकाल देते हैं। 2 कंडीशन मैंने आपको याद दिलाई थी। मान लीजिए इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है लेकिन कंसिडरेशन है, तो उसका एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी। क्या है भाई इसका एक्सेप्शन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो हमने दूसरी कंडीशन को बाहर निकाली, कंसिडरेशन है तो आपको ये देखना इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, कंसिडरेशन है, तो ये स्कोप ऑफ सप्लाई है। फेसबुक आप यूज करते हो, कल फेसबुक वाला स्टार्ट करता आपसे $1 लेना। अब कंसिडरेशन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सफिशिएंट है नहीं है, हो सकता नॉमिनल अमाउंट हो, ₹1 भी लेता हो, वो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, कंसिडरेशन है सब्जेक्ट टू जीएसटी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए और कोई दूसरा ट्रांजेक्शन जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं है, कंसिडरेशन है लेकिन वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो सप्लाई नहीं होगा। तो एक्सेप्शन क्या है, केवल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। चलो अब पहली कंडीशन को बाहर निकाल देते हैं, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो उसका एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज सी के अंदर दिया हुआ है, शेड्यूल 1 के अंदर। तो शेड्यूल 1 के अंदर जो 4 पैरा है, अगर उसके अंदर लिस्टेड है तो वो इस सप्लाई है, अगर उसके अंदर लिस्टेड नहीं है चारों पैरा के अंदर तो वो सप्लाई नहीं है। चलो तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के अंदर के हिसाब से हम देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई है कि नहीं है। सप्लाई है, फिर उसके बाद हम लोग सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ए लगाएंगे। इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे कि वो सप्लाई गुड्स की है कि सर्विसेज की है। तो इट इज गोइंग टू बी क्लासीफाइड अंडर गुड्स और सर्विसेज। ये हम कैसे करेंगे, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 ए अप्लाई करके, और इसके हिसाब से हमको शेड्यूल 2 देखना है टू क्लासीफाई बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज को क्लासीफाई करना क्यों जरूरी है,
क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन दोनों के लिए अलग अलग है, जो हम लोग चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में रिवाइज करेंगे। चलिए, ये भी हमने कर लिया। अब सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1। तो नॉट विथ स्टैंडिंग मैंने आप लोगों को समझाया क्या होता है कि भाई मैं तुम्हारा बाप हूं, जो भी ऊपर लिखा हुआ है सब सेक्शन 1 में वो तेल लेने गया, इग्नोर दैट, आई एम गोइंग टू प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। तो आप बोलते हो सप्लाई है, ठीक है, लेकिन सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 बोलता है जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो सप्लाई होगा सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से। लेकिन क्या, चलो देखते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज ये बोलता है एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 3, और सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज भी एम्पावर करता है कि वो गवर्नमेंट को बेसिकली कि वो नोटिफाई कर सकते हैं कोई भी सप्लाई दैट इज गोइंग टू बी नीदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली या तो गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है, सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज भी गवर्नमेंट को एम्पावर करता है, और शेड्यूल 3 में जो भी लिस्टेड है वो तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अगर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो जीएसटी का क्वेश्चन आता है क्या? सवाल ही नहीं उठता, नहीं आता ना, क्योंकि जीएसटी किसके ऊपर है? सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, दोनों ही नहीं है, तो फिर जीएसटी कहां गई? आप ले भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 इज गोइंग टू प्रीवेल ओवर। तो आप पहले क्या देखोगे? सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से सप्लाई है, उसके बाद आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 1A लगाओगे कि भाई इसको क्लासिफाई करना है शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बीच में, ये भी कर लिया। फिर आप सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 देख लीजिए कि भाई शेड्यूल 3 के अंदर वो एक्टिविटी लिस्टेड तो नहीं, अगर वो लिस्टेड है तो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो जीएसटी नहीं लगेगा, क्यों? वो सप्लाई नहीं है। और याद रखना ये एग्रीगेट टर्नओवर में भी शामिल नहीं होगा, ये मैंने आपको चैप्टर 1 के रिवीजन के समय समझाया था एग्रीगेट टर्नओवर में। इसके अलावा सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 क्लोज भी क्या करता है? गवर्नमेंट को एम्पावर करता है। तो गवर्नमेंट ने पावर यूज किया है, उन्होंने 2 ट्रांजेक्शन नोटिफाई किए। कौन कौन से वो ट्रांजेक्शन? एक तो सर्विसेज बाय वे ऑफ एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू ए फंक्शन इंटरेस्टेड टू ए पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और टू म्युनिसिपलिटी। तो ये उन्होंने नोटिफाई किया है, यानी कि अगर ये सर्विसेज है इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्रांजेक्शन नोटिफाई किया है, लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी चार्ज बाय द स्टेट फॉर ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस टू वेंडर। अब होता क्या है कि लिकर लाइसेंस, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो हम लोग को मालूम है आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, ये तो पढ़ लिया। लेकिन ये जो इसको हर कोई दुकान खोल के बेच सकता है क्या? आप मान लीजिए महाराष्ट्र स्टेट में हो, क्या आप शराब की दुकान खोल के बेच सकते हो? नहीं, गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट उसको ऑक्शन करती है। तो ऑक्शन के बदले में उनको लाइसेंस फी या एप्लीकेशन फी, जो भी नाम दो, वो लेती है। ऐसे कोई भी दुकान नहीं खोल सकता, स्टेट गवर्नमेंट है बॉस। कोरोना के अंदर सब दुकानें बंद रही, मंदिरें बंद रही, लेकिन दारू की दुकान सबसे पहले खुली थी ना, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। ये ऑक्शन जो होता है एक एक दारू की दुकानों का, वो करोड़ों में होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये रेवेन्यू होती है, वो ऑक्शन करती है, ओके, उसके बेसिस पे, मतलब वो बोलते कि भैया ठीक है ये एरिया है, इसका ठेका लो, ठेका लिखते हैं शराब का ठेका, आपने पढ़ा होगा हिंदी के अंदर। तो ये उनको लाइसेंस फी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, या एप्लीकेशन फी बोलो, या बोल दो कि उसको और कोई नाम से आप जान लो। नाम इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेचर इज इंपॉर्टेंट। टैक्स लॉ में क्या होता है? नेचर इज इंपॉर्टेंट। टर्म तो आप कोई भी इजाद कर लो टैक्स बचाने के लिए, लेकिन वो चलेगा नहीं ना, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि भाई इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लोज बी। स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू, वो अपनी रेवेन्यू कम थोड़ी ना करेगी क्योंकि ऑक्शन के अंदर जाएगा। अगर जीएसटी लगेगा तो वो बेचारा बोली कम लगाएगा ठेकेदार, तो स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू कम मिलेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट पीछे पड़ गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, बॉस इसको नोटिफाई करो, ठीक है। तो ये 2 नोटिफाई है, म्युनिसिपलिटी पंचायत एंड लाइसेंस फी और एप्लीकेशन फी फॉर ग्रांट ऑफ लिकर लाइसेंस। कोई लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो बाहर हो, लेकिन वो सेल के लिए लाइसेंस फी तो है ना, सर्विसेज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 एम्पावर द गवर्नमेंट की, वो बोल सकते हैं कि भाई ये जो सप्लाई है
ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के रूप में ट्रीट मत करो। और कोई पर्टिकुलर सप्लाई जो आपको दिखती कि भाई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वो बोलेगी नहीं ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो ये गवर्नमेंट को ये एम्पावर करते हैं। अभी तक तो गवर्नमेंट ने इस पावर को यूज नहीं किया, यानी कि कुछ भी उन्होंने नोटिफाई नहीं किया। तो चलिए सेक्शन 7 सब इंपॉर्टेंट है तो हम लोग फटाफट देखते हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के हिसाब से आपको क्या करना, सबसे पहले देखना है कि वो सप्लाई है कि नहीं है। सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज ए सबसे पहले क्या बोलता है कि आप देखोगे गुड्स या सर्विसेज या दोनों है सर है, ठीक है। जो ट्रांजेक्शन है वो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल है। इसके अलावा भी कुछ है तो वो शामिल हो सकता है अगर सिमिलर एक्सटेंडिंग है, ठीक है। बाई पर्सन, फिर दो कंडीशन आपको देखनी, कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो क्वेश्चन आते ही पहले ये देखो ये सेटिस्फाई है तो ये सप्लाई है, ठीक है। फिर हम लोग जो दूसरी कंडीशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को बाहर निकालते हैं, कंसिडरेशन है तो उसका एक ही एक्सेप्शन सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के हिसाब से क्या है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस, ठीक है। चलो इंपोर्ट ऑफ सर्विस है। फिर मान लीजिए कंसिडरेशन नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, यानी कि पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है लेकिन दूसरी हो रही है, तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज सी हम देखेंगे कि शेड्यूल 1 के अंदर वो जो 4 पैरा उसके अंदर लिस्टेड है तो वो सप्लाई होगा। चलो उसके बाद सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 के ए के हिसाब से हम क्या करेंगे, शेड्यूल 2 को अप्लाई करेंगे और उस प्रोविजन के हिसाब से हम उसको जो सप्लाई है उसको क्लासीफाई करेंगे बिटवीन सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फिर सेक्शन 7 सब सेक्शन 2 के अंदर हम नजर मारेंगे कि भैया ये शेड्यूल 3 के अंदर तो लिस्टेड नहीं है, या पंचायत या म्यूनसिपलिटी वाला जो फंक्शन है वो तो नहीं है, या फिर लाइसेंस फी तो नहीं है अल्कोहलिक लिकर, ठीक है, उसके लिए तो ये दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। और सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 बेसिकली एम्पावर करता है गवर्नमेंट को कि भाई ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, तो ये सेक्शन 7 है। चलो अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट। मिस्टर ए ने कार बाई की पर्सनल यूज के लिए, आफ्टर ए ईयर ही सेल कार टू कार डीलर। तो हम क्या करेंगे भाई, कार है तो गुड्स है, ठीक है, मिस्टर ए पर्सन भी है, ट्रांजेक्शन क्या है, सेल का। चलो ये तीनों तो हो गया। अब दो कंडीशन देखो, कंसिडरेशन है इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है क्या, नहीं, पर्सनल यूज के लिए कार है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये कंडीशन दूसरी बार सेटिस्फाई नहीं हुई। कंसिडरेशन है तो हम क्या करेंगे, कंसिडरेशन का एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, नहीं भैया गाड़ी बेच रहा है तो ये सप्लाई नहीं है, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल 3, सलमान ए फेमस एक्टर पेंट सम पेंटिंग एंड सेल देम। सलमान खान पेंटिंग बना के बेच रहा है। सलमान खान का काम क्या है, प्रोफेशन क्या है, एक्टिंग करता है वो, तो सर पेंटिंग तो सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं है। चलो सोचते हैं, पहले बात है सलमान खान करता क्या, पेंटिंग बना रहा है, बेच रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया, सलमान खान पर्सन भी हो गया। अब कंसिडरेशन है, बेच रहा है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। बिजनेस की डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। बिजनेस की डेफिनेशन में लिखा हुआ प्रोफेशन वोकेशन, तो ये वोकेशन में कवर हो जाएगा ना, वोकेशन में कवर होगा नहीं होगा, हॉबी है बेचारे की, तो इसलिए ये बिजनेस हो गया, इसके ऊपर भी जीएसटी लगेगी क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। तो चलिए ये सेक्शन 7 हो गया। अब फटाफट हम लोग क्या करते हैं हम लोग शेड्यूल 1 करते हैं। शेड्यूल 1, एक्टिविटी टू बी ट्रीटेड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ये क्या होगा, ये जो इसमें 4 पैरा पढ़ेंगे वो सप्लाई होगा, कंसिडरेशन नहीं है तो भी। चलो पैरा 1 क्या है, परमानेंट ट्रांसपोर्ट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन सच एसेट। एक मैं बात बताता हूं आपको, याद कर लेना, आईटीसी के चैप्टर में बहुत काम आएगा। अगर आपने आईटीसी लिया है, अगर आपने आईटीसी लिया है तो गवर्नमेंट आपको आउटपुट टैक्स लायबिलिटी लेके रहेगी, ठीक है। यू कैन ओनली टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट if you are paying output tax liability. So there is going to be direct nexus between output tax liability and input tax credit. No output tax liability, no input tax credit. और input tax credit लिया है तो output tax liability पे करो, ये आपको याद रखना है। ये चैप्टर 8 काफी इजी कर देगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो आईटी से लिया है आपने, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल किया बिजनेस एसेट का, तो सप्लाई है, आपको आउटपुट टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न के रूप में दिया है तो जीएसटी का पेमेंट नहीं होगा। गोइंग कंसर्न के रूप में देने पे जीएसटी क्यों नहीं, क्योंकि एग्जाम था, चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है।
किराने की दुकान है, मैं उसका मालिक हूँ, इस सीट पे बैठा हूँ, मैं मालिक हूँ, आपको गोइंग कंसर्न के रूप में किराने की दुकान बेच देता हूँ, आप इस सीट पे आके बैठ जाओगे, मेरे को रिप्लेस करोगे। जो सामान है ऐसा का ऐसा पड़ा है, तो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया, आप आके बैठे, आप सेल करोगे, आप आउटपुट टैक्स पे करोगे। तो इसलिए जो ये ट्रांसफर का ट्रांजेक्शन हुआ, इसको गवर्नमेंट ने बोला एग्जाम, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आपने कंप्यूटर लैपटॉप खरीदा गरीब बच्चों के लिए, ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप लिया, आप कंपनी चलाते हो, ठीक है, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने कंप्यूटर खरीदा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, उसके बाद उसको जो नीडी पर्सन थे उसको दे दिया। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया यानी आपको जो नीडी पर्सन को आपने फ्री में दिया, कंसीडरेशन चार्ज नहीं किया, तो भी क्या होगा, वो सप्लाई होगा सब्जेक्ट टू जीएसटी। चलो पैरा टू सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। डिस्टिंक्ट पर्सन तो आपको मालूम है, वन कंपनी स्टेट वाइज ब्रांचेस, ठीक है, तो उनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर ये सब है, तो वो क्या ट्रीट होगा, सप्लाई होगा, ठीक है। रिलेटेड पर्सन ये हम लोग चैप्टर 7 में देखेंगे। तो रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन है, कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो वो क्या होगा, सप्लाई होगा सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन किंतु परंतु इसके अंदर दिया हुआ है, गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 वैल्यू इन फाइनेंशियल ईयर बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। ठीक है, तो आप गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, किसको दे रहे हो भाई, एम्प्लॉय को दे रहे हो, अप टू 50,000 देते हो इन फाइनेंशियल ईयर, तो वो सप्लाई नहीं होगा। 50,000 से ₹1 भी ज्यादा दे दिया, 50,001, तो एंटायर अमाउंट इज सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी। ऐसा नहीं ₹1 लेंगे हम केवल सप्लाई के रूप में, 50,000 को क्रॉस करते वो सप्लाई हो जाता है, एंटायर अमाउंट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। अब इसको हम लोग को इंटरलिंक करना पड़ेगा, किससे इंटरलिंक करेंगे, हम लोग शेड्यूल 3 के पैरा 1 से करेंगे। शेड्यूल 3 क्या है, रिवीजन है, तो आप लोग मालूम है, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो पैरा 1 क्या बोलता है, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली जो एम्प्लॉय, आपको याद होगा चैप्टर 7 के अंदर आपने देखा होगा कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्या, रिलेटेड पार्टीज, और ये क्या बोलता है कि भाई रिलेटेड पार्टीज के बीच में ट्रांजेक्शन है, तो सप्लाई या कंसिडरेशन नहीं है, तो भी वो सप्लाई सब्जेक्ट टू जीएसटी है। फिर ये नीचे बोला कि भाई 50,000 रुपए तक फाइनेंशियल ईयर में अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड गिफ्ट देती है एम्प्लॉय को, ठीक है, 50,000 रुपए तक, तो वो सप्लाई नहीं, सब्जेक्ट टू जीएसटी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि सप्लाई नहीं है। लेकिन 50,000 से ऊपर होते क्या होगा, वो सप्लाई हो जाएगा, सब्जेक्ट टू जीएसटी हो जाएगा। चलो ये तो देख लिया हमने। अब आपको क्या करना है, इसको शेड्यूल 3 के साथ इंटरलिंक करना है। इसमें क्या लिखा है कि भाई एम्प्लॉय जो सर्विसेज देता है उसके बदले में उसको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है। एम्प्लॉयमेंट के जो सर्विसेज देता है उसके बदले में क्या मिलता है, सैलरी। तो वो सैलरी नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, सैलरी के ऊपर। सैलरी के ऊपर ऐसे ही बेचारा इनकम टैक्स पे कर रहा, कहाँ आप जीएसटी लगाने बैठे हो, ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको ये प्रोवाइड कर रखा है पैरा 1 के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा हुआ है कि भाई बंदे को गिफ्ट देंगे हम 2 लाख रुपए का साल का, ठीक है, 2 लाख रुपए, या हर साल उसको कार देंगे गिफ्ट के रूप में। अब वो कार 5 लाख रुपए की है, तो क्या ये सप्लाई होगा, सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। नाउ रिमेंबर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 क्लियरली से इट इज गोइंग टू प्रीवेल ओवर सेक्शन 7 सबसेक्शन 1। शेड्यूल 3 के अंदर जो पैरा 1 है उसमें एम्प्लॉयमेंट की जो सर्विसेज है वो नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी लिखा हुआ होता है सैलरी के बारे में, उसमें मान लीजिए गिफ्ट लिखा हुआ है कि भाई हर साल इसको 5 लाख रुपए की कार देंगे, तो इट इज नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो ये सप्लाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 पैरा 2, क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है। अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा और कंपनी दे रही है गाड़ी 50,000 से ज्यादा की, तो वो क्या होगा, सप्लाई अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1 पैरा 2। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर मनी के रूप में हम दे, तो एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया, उसको 10 लाख रुपए का दिवाली के अंदर कैश दिया या चेक कट करके दिया कंपनी ने,
ये मनी ट्रांजेक्शन हो गया भैया, तो गुड्स और सर्विसेज तो होना चाहिए ना पहले, ये मनी ट्रांजेक्शन है, तो 10 लाख है, फिर भी ये सप्लाई नहीं होगा क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ एक्सक्लूड मनी ट्रांजेक्शन, करेक्ट, मनी 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 मनी, तो इसलिए वो सप्लाई नहीं होगा, मैंने लिखा हुआ भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। पैरा 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, whether principal supply to agent or agent supply to principal, agent supply to principal या principal supply to agent। भाई ये दोनों तरीका कैसे होता है? नॉर्मली तो प्रिंसिपल सप्लाई करता है ना, ठीक है। एजेंट की डेफिनेशन हमने देख ली तो मैं वापस नहीं देखूंगा। पी प्रिंसिपल है, सी कस्टमर है और ए एजेंट है। तो पैरा 3 को समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। अगर प्रिंसिपल कस्टमर के नाम से डायरेक्ट इनवॉइस करे, मतलब इनवॉइस के ऊपर लिखा हुआ है टी टू सी, ठीक है, तो प्रिंसिपल डायरेक्टली कस्टमर के ऊपर इनवॉइस करे और इस ए को कमीशन मिलता है, ठीक है, तो ये क्या है? शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट नहीं है, शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट नहीं है। चाहे ये जो इनवॉइस है उसके ऊपर पी का नाम लिखा हुआ होना चाहिए, पी खुद रेज करे या एजेंट को ऑथोराइज कर दे कि भाई तू रेज कर दे मेरे मेरे बिहाफ पर, वो पावर ऑफ अटर्नी दे देता। दोनों ही केस के अंदर आपको ये याद रखना है कि ये सप्लाई नहीं है, ये शेड्यूल 1 पैरा 3 में कवर नहीं है। तो शेड्यूल 1 पैरा 3 में कवर कब है, क्या है? जब एजेंट अपने नाम से कस्टमर को इनवॉइस करता है। तो अगर इनवॉइस पे ए लिखा हुआ है तो ये शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट है, तो ये सप्लाई ट्रीट होगी। अब ये क्यों सप्लाई ट्रीट होगी थोड़ा लॉजिकली समझिए। ए ने सी को सप्लाई किया 100 रुपीज का, तो इसके पहले पी ने ए को दिया लेकिन पी ने ए को इनवॉइस नहीं रेज किया, लेकिन टाइटल तो ट्रांसफर होना चाहिए ना, तो इसलिए इसको सप्लाई ट्रीट किया जाएगा, इस ट्रांजेक्शन को, प्रीवियस ट्रांजेक्शन को, और जीएसटी का पेमेंट होगा। आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसमें सर आता है कि सर ये वापस एजेंट भी सप्लाई करता है क्या? तो बाइंग एजेंट भी हो सकता है ना, तो ये तो सेलिंग एजेंट हो गया, ठीक है। सेलिंग ये एजेंट क्या कर रहा है? सेलिंग को फैसिलिटेट कर रहा है। बाइंग एजेंट भी हो सकता है। प्रिंसिपल की फैक्ट्री है टेक्सटाइल की, इरोड में रॉ मटेरियल मिलता है, अब एक वो इरोड के एजेंट को पकड़ता है, बोलता है यार मेरे बिहाफ पे तू बाइंग करो, मेरे को माल भेज दे मेरी फैक्ट्री के अंदर, तो वो क्या हो गया? बाइंग एजेंट हो गया। तो उधर से वो माल खरीदेगा, फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए वो वेंडर है उसके नाम पे इन्वॉइस कर रहा है, तो वो शेड्यूल 1 पैरा 3 हो गया, ठीक है। तो ये भी इन्वॉइस रेज करेगा, ये सप्लाई हो जाएगा। अगर अगर लेकिन किंतु परंतु अगर वो डायरेक्टली इन्वॉइस कर रहा है तो वो शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट नहीं होगा। अब इसके अंदर एक सर्कुलर भी है, डेल कैडर एजेंट। तो डेल कैडर एजेंट बड़ा एजेंट है, इसके पास तो फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन ये आया सीबीआईसी के सामने जब उन्होंने ये सर्कुलर इशू करके उसको क्लेरिफाई किया, क्वेश्चन ये था सीबीआईसी के सामने कि भैया डेल कैडर एजेंट है, तो डेल कैडर एजेंट क्या करता है कि सप्लाई के साथ में फाइनेंसिंग भी करता है। तो अपना एग्जांपल वापस रिपीट करते हैं। प्रिंसिपल कस्टमर को सप्लाई करता है, एक डेल कैडर एजेंट है, डीसीए कर देता हूं अब मैं, ठीक है। तो सी बोलता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं खरीदना तो चाहता हूँ, मेरे को जरूरत भी है माल की, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो डीसीए बोलता है यार डेल कैडर एजेंट चिंता मत कर, मैं तेरे को फाइनेंस करता हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट पे कर देना। अब आपको याद है चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा है नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 सिटी रेट डेटेड 28/6/2017, उसके अंदर क्या है भैया कि जो इंटरेस्ट होता है लोन के ऊपर वो एग्जम्प्ट होता है। तो क्वेश्चन ये आया कि भाई ये एग्जम्प्ट होगा क्या? तो प्रिंसिपल कस्टमर को डायरेक्टली इनवॉइस रेज कर रहा है और ये लोन देता है कस्टमर को, उसके बदले में इसको इंटरेस्ट मिलता है, इसके अलावा कमीशन भी लेता ही है वो। तो ये पैरा 3 शेड्यूल 1 के अंदर नहीं होगा क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्टली इनवॉइस इशू कर रहा है। तो ये शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होगा, ये सेपरेट सप्लाई है। लेकिन अगर मान लीजिए शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट है, यानी डीसीए अपने नाम से इनवॉइस रेज कर रहा है और वो लोन भी दे रहा है, माल भी सप्लाई कर रहा है, तो इंटरेस्ट रिमेंबर सेक्शन 15 के हिसाब से इसको इंक्लूड किया जाएगा, ये एग्जम्प्ट नहीं होगा। तो ये सप्लाई के अमाउंट में
इंक्लूड किया जाएगा। तो 1000 रुपीज मान लीजिए सप्लाई का, 100 रुपीज इंटरेस्ट का, तो 1100 रुपीज की सप्लाई मानी जाएगी, ये एग्जम्प्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ये लोन देता है तो ये 100 रुपीज एग्जम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलर है। फिर पैरा फोर क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पार्टी से है ये बंदा जो इंडिया में इंपोर्ट कर रहा है, चाहे ये रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, कोई रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, तो वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वो ले रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मान लीजिए सॉफ्टवेयर इंपोर्ट कर रहा है, काफ़ी जो सब्सिडरी कंपनी होती है इंडिया की, ठीक है, होल्डिंग कंपनी यूके की, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, वो अपनी ये सब्सिडरी को दे देती कि भाई इसके हिसाब से तू अपना धंधा चला इंडिया का। तो अगर मान लीजिए वो फ्री में देती है, कंसिडरेशन चार्ज नहीं करती, ये इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, कोई मायने नहीं रखता, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगी? ये जो इंडियन कंपनी वो पे करेगी, अंदर रिवर्स चार्ज अगले चैप्टर में हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो बंदा रजिस्टर्ड हो चाहे नहीं हो, ये सब्जेक्ट टू जीएसटी, रजिस्टर नहीं है तो भाई सेक्शन 24 बोलता है ना कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना, तो रजिस्ट्रेशन लो और जीएसटी का पेमेंट करो। चलो ये हो गया सॉरी, पैरा 4 शेड्यूल 1, तो शेड्यूल 1 कंप्लीट। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दो जगह कवर है, एक तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लोज बी के अंदर है, उसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर कंसीडरेशन है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है चाहे नहीं है, तो वो सप्लाई है। और इसके अंदर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है बाय ए पर्सन फ्रॉम ए रिलेटेड पर्सन में कंसीडरेशन नहीं है, लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो ये मैंने टेबल के अंदर वापस आपको समझाया भी है। ठीक है, नाउ शेड्यूल 2, एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ये आपको याद करना है? बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या याद रखना है? बहुत सिंपल है, परमानेंट गुड्स, टेम्पररी सर्विसेज, परमानेंट गुड्स, टेम्पररी सर्विसेज। हालांकि इस लॉजिक के कुछ एक्सेप्शन भी है जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो क्या है? गुड्स, और टेम्पररी है तो सर्विसेज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ द टाइटल ऑफ गुड्स, परमानेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी ट्रांसफर तो है लेकिन टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने बैंक में लोकल लिया है तो आपको ईयरली रेंट पे करना, लेकिन आप क्या ओनर बन जाते हो? नहीं बनते हो, तो ये क्या टेम्पररी है? तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट विच स्टिपुलेट दैट property in goods shall pass at a future date upon payment of full consideration is agreed। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी तो हो रहा है लेकिन फ्यूचर डेट पे हो रहा है, फ्यूचर डेट पे हो रहा है, लेकिन परमानेंट है ना? परमानेंट है कि नहीं है? जैसे कि हायर परचेज एग्रीमेंट, फाइनेंशियल लीज, ये क्या है? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ टाइटल है तो सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर ऑपरेटिंग लीज है तो क्या होगा? सर्विसेज, करेक्ट, क्योंकि उसमें टाइटल ट्रांसफर नहीं होने वाला। लीज, टेनेंसी एजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लीज और लेटिंग आउट इधर होली और पार्टली ऑफ द बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स फॉर बिजनेस और कॉमर्स, टेम्पररी सर्विसेज। ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, तो दूसरे के गुड्स के ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करते हो, जैसे रिपेयरिंग जॉब या जॉब वर्क, तो टेम्पररी हुआ ना, आप उस गुड्स के मालिक तो नहीं बन जाते वो ट्रीटमेंट या प्रोसेस करने के बाद, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बिजनेस एसेट आर ट्रांसफर डिस्पोज ऑफ बाय द ओनर, बिजनेस एसेट ट्रांसफर और डिस्पोज ऑफ, तो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स, परमानेंट है। द ओनर यूजेज और अलाउड टू यूज बिजनेस एसेट फॉर पर्सनल यूज, मतलब टेम्पररी पर्पज के लिए। आपने एक लैपटॉप जो बिजनेस यूज के लिए गया है उसको टेम्पररी पर्पज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अलाउ कर दिया है, ठीक है, तो टेम्पररी पर्पज के लिए, तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सी, वेयर एनी पर्सन सीजेज टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, any goods forming part of the assets of any business carried on by him shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to be a taxable person unless the business is transferred as a going concern to another person। तो going concern है तो फिर exempt, आपको ये याद ही है। The business is carried on by a personal representative who is deemed to be a taxable person। तो ये क्या होगा? परमानेंट लग रहा है ना, तो सप्लाई ऑफ गुड्स। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंट पे दे रहे हो तो ऑफकोर्स टेम्पररी है, सर्विसेज। ओके, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स ऑफ बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू ए बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैड बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ सीसी वेयर रिक्वायर्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आफ्टर इस फाइनल ऑक्यूपेशन विच एवर अर्लियर। तो इसको हम लोग इंटरलिंक करेंगे शेड्यूल 3 के साथ। तो शेड्यूल 3 पैरा 5, उधर भी पैरा 5 है, हाँ,
तो यहां क्या लिखा है, सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 सेल ऑफ बिल्डिंग। अब आपको गुड्स की और सर्विसेज की डेफिनेशन रिकलेक्ट करनी है। गुड्स एक्सक्लूड एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी, करेक्ट, बिकॉज गुड्स से ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी, और मनी एंड सिक्योरिटीज तो दोनों में एक्सक्लूड है। नाउ सर्विसेज डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द क्लोज 102 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 से व्हाट एवर इज नॉट गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज आर सर्विसेज। तो जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है। अब गुड्स में केवल मूवेबल प्रॉपर्टी शामिल है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट पार्ट ऑफ गुड्स डेफिनेशन, तो वो सर्विसेज है। देखा गवर्नमेंट का स्मार्ट प्ले। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सर्विस, तो सेल ऑफ लैंड, अब लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी भी लगती है, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। वो मर्ज हुई नहीं है जीएसटी के अंदर, सब्ज्यूम नहीं हुई है, तो इसलिए इन्होंने शेड्यूल 3 के अंदर पैरा 5 के अंदर बोला सेल ऑफ लैंड नीडर सप्लाई गुड्स नॉट सप्लाई सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। इसके अलावा सेल ऑफ बिल्डिंग भी इन्होंने लिखा। अब सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लोज बी, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बिल्डिंग को हम बिल्डिंग कब बोलेंगे, आपको पहले यह समझना पड़ेगा। ये लैंड है, इसके ऊपर बिल्डर फ्लैट कंस्ट्रक्ट करता है, तो अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सेल करता है, अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको 1 रुपया भी कंसिडरेशन अगर वो फुल्ली कंस्ट्रक्ट होने के पहले, सीसी मिलने के पहले लेता है, सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो नॉर्मली अथॉरिटी इशू करती है, आजकल तो शायद आर्किटेक्ट भी इशू करता है, तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इशू करती है, उसके पहले अगर वो सेल करता है, ठीक है, 1 रुपये भी एडवांस उसने पेमेंट ले लिया, तो एंटायर अमाउंट इज सब्जेक्ट टू, जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एंटायर अमाउंट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। तो मान लीजिए अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वो एक फ्लैट सेल कर रहा है 1 करोड़ रुपए के अंदर, वो बोलता है कि भैया 1 रुपये मेरे को दे दो एडवांस के अंदर, बाकी 99,99,999 आप बाद में देना पोजीशन मिलने के बाद, यानी कि जब सीसी आ जाए तब। 1 रुपये भी अगर उसने एडवांस में ले लिया तो ये क्या होगा, एंटायर अमाउंट 1 करोड़ रुपीज इज सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड इट इज गोइंग टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्यों, अब ये परमानेंट ही है। जब आप कोई फ्लैट सेल कर रहे हो तो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, टाइटल परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन फिर भी ये सर्विसेज क्यों, क्योंकि गुड्स डेफिनेशन ओनली इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसलिए परमानेंट होते हुए भी अपना लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा कि परमानेंट गुड्स टेम्पररी सर्विसेज, ये सर्विसेज है, क्योंकि अगर आप गुड्स बोल दोगे तो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी बिकॉज गुड्स डेफिनेशन एक्सक्लूड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां अपना लॉजिक काम नहीं कर रहा है, परमानेंट गुड्स टेम्पररी सर्विसेज। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि सीसी मिलने के पहले अगर एग्रीमेंट ऑफ सेल बना है, ओके, 1 रुपया भी चाहे उसने एडवांस लिया तो एंटायर अमाउंट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन सीसी मिलने के बाद अगर बिल्डर सेल करता है, तो आपने देखा होगा सिटी के अंदर बोर्ड लगे हुए रहते हैं, रेडी पोजीशन नो जीएसटी, तो इसका मतलब उसको सीसी मिल गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद अगर वो सेल करता है तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज अकॉर्डिंग टू पैरा 5 शेड्यूल 3, तो इसलिए नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा फाइनल ऑक्यूपेशन के में भी मान लो आफ्टर इज फाइनल ऑक्यूपेशन, यानी वो पहले ऑक्यूपाई कर लेता है, उसके बाद वो पे करता है, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। हालांकि ये काफी लिटिगेशन का इशू है, क्योंकि आप कैसे फाइनल ऑक्यूपेशन प्रूव करोगे, ये मैंने बुक में लिखा हुआ भी है। बट डिटरमाइनिंग फर्स्ट ऑक्यूपेंसी इज ए कंटेंटियस इशू। टेम्परेरी ट्रांसफर और परमिटिंग द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हो, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन जो टैली ये सब है जो ऑफ द सेल्फ अवेलेबल होता है, टैली ये सब की क्या होती है, सीडी बिकती है, ऑफ द सेल्फ आप खरीद सकते हो। ठीक है, सीडी के ऊपर कॉपी किया रहता है, आप जाके अपने लैपटॉप में लगा के इंस्टॉल कर सकते हो। तो सीबीआईसी के क्लेरिफिकेशन के हिसाब से ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। हाँ, ओके, ऑफ द सेल्फ जो अवेलेबल है। Agreeing to the obligation to refrain from an act or to tolerate an act or a situation or to do an act, अर्ली टर्मिनेशन के लिए या लेट डिलीवरी चार्जेज आप पे करते हो, और मान लो लेट डिलीवरी चार्जेज या अर्ली टर्मिनेशन के लिए कोई पेनल्टी ये सब पे करते हो, तो वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। तो ट्रांसफर ऑफ द राइट टू यूज है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं है, राइट टू यूज। जैसे आपने क्या किया, जूम कार है, आपने 2 दिन गाड़ी रेंट पे ली, ठीक है, तो आप क्या गाड़ी का ओनर बन जाते हो, नहीं बनते।
ये क्या होगा? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, अब इसके बाद वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लोज 119। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मैंने आपको क्या बोला था डेफिनेशन के अंदर? लेबर प्लस मटेरियल रिजल्टिंग इनटू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो गुड्स का तो हो ही नहीं सकता, तो सर्विसेज। इस यहां भी अपना लॉजिक काम नहीं करता क्योंकि ये है परमानेंट लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सप्लाई बाय वे ऑफ और एज पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर manner whatsoever of goods being goods or any other article for human consumption or any drink other than alcoholic liquor for human consumption, क्योंकि ये permanently outside the purview of GST है। where such supply or service is for cash, deferred payment or other valuable consideration, supply of service है। अब यहाँ बात ध्यान देने योग्य ये है कि आप मान लीजिए किसी स्वीट शॉप पे जाते हो जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, तो आप स्वीट शॉप पे जाते हो, एक समोसा ऑर्डर करते हो, एक समोसा ऑर्डर करते हो, लेकिन आप होम डिलीवरी मतलब घर ले जाने के लिए वो समोसा ऑर्डर करते हो, तो आप काउंटर पे जाते हो, सेल काउंटर के ऊपर बोलते हो भैया 10 समोसा पैक कर देना, तो पैक करके आपको देता है, तो वो क्या होगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर वही समोसा आप उस स्वीट शॉप के जो टेबल लगी हुई है वहां बैठते हो, वेटर को बुलाते हो, ऑर्डर करते हो, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एनी अनकॉर्पोरेटेड एओपी और बीओपी बॉडी ऑफ पर्सन to a member, therefore cash, deferred payment or other valuable consideration, supply of goods। चलिए शेड्यूल 3 एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन विच shall be treated neither as a supply of goods nor supply of services। सबसे पहले जो एम्प्लॉय को सर्विसेज प्रोवाइड करता है अंडर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो जो भी अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ है, जो भी सैलरी का ब्रेकअप दिया हुआ है इंक्लूडिंग गिफ्ट, मैंने पैरा 2 शेड्यूल 1 के साथ इंटरलिंक करके बताया था जब हम लोग शेड्यूल 1 डिस्कस कर रहे थे, तो वो क्या होगा? नीडर सप्लाई गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वो सब्जेक्ट तो जीएसटी नहीं है, उसके अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो सप्लाई होगी, ठीक है। कोर्ट सर्विसेज देता है, अब सर्विसेज में तो स्काई इज द लिमिट, सब कुछ शामिल किया है, तो कोर्ट भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना, करेक्ट, तो उसके लिए भी फी ये सब पे की जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला सर्विस बाय एनी कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल हो, एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो उसकी सर्विसेज नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ओके, स्टेट या जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये सब क्या है कि ट्रिब्यूनल इनको एस्टेब्लिश किया गया लॉ के अंदर, जैसे इनकम टैक्स के अंदर किया गया, तो इनकी जो सर्विसेज है वो नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है, तो नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन 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 अगर वही ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है तो पार्टी एस्टेब्लिश करती है, वो अंडर द लॉ नहीं है, तो वो सब्जेक्ट टू जीएसटी, वो सब्जेक्ट टू जीएसटी, वो एग्जाम नहीं है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। कोई ट्रिब्यूनल है जो लॉ के अंदर एस्टेब्लिश किया गया, जैसे जीएसटी के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल है या इनकम टैक्स के अंदर है या और कोई दूसरे लॉ के अंदर भी है, तो उनकी सर्विसेज नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज अलोंग विथ कोर्ट, चाहे वो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। अब इसमें सीबीआईसी ने क्लेरिफिकेशन भी दे दिया कि जो कंज्यूमर कोर्ट देता है नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट, वो भी इसके अंदर आएगा, तो वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एमपी एमएलए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, एमपी एमएलए पंचायत के वो सरपंच ये सब जो होते हैं, पंच ये सब, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेटर ये सब, तो उनकी सर्विसेज भी नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन मान लीजिए एमपी को अर्नव अपने टॉक शो में बुलाता है, वो चेक देता है, या वो किसी का ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, तो वो जो उसको फी मिलती है उसके बदले में वो सब्जेक्ट टू जीएसटी होगा। तो एमपी एमएलए की जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो फंक्शन है उसके बदले में उनको जो मिलता है वो नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लेकिन वो ब्रांड एम्बेसडर या न्यूज टॉक शो के अंदर पार्टिसिपेट करता है और उसको कुछ पैसे मिलते हैं, तो दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड एनी पोस्ट in pursuance of the provision of the constitution in that capacity like election commission of India, ये भी neither supply of goods nor supply of services है। duty performed by a person as a chairperson or as a member or a director in body established by the central government, state government, local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause, ये भी neither supply of goods nor supply of services है। funeral ये सब की सर्विसेज, ब्यूडियर, क्रिमेटोरियम और मोर्चुरी की जो सर्विसेज है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज, नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मरने वाले से क्या पैसा लोगे, कितना टैक्स कलेक्ट करोगे, तो ये भी नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग मैंने आपको समझा ही दिया, ठीक है। सेल ऑफ टीडीआर इज नॉट सेल ऑफ लैंड,
ओके, तो टीडीआर क्या होता है? ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट। मैं डिटेल में अपने जो मेन लेक्चर उसमें समझाया, जो जीएसटी का अपलोड भी किया गया है यूट्यूब पे, तो आप उसमें देख सकते हो। तो टीडीआर एफएसआई, ओके, तो टीडीआर बेसिकली सब्जेक्ट टू जीएसटी है। एक्शनेबल क्लेम, तो एक्शनेबल क्लेम किसका हमने समझा था चैप्टर 1 के अंदर डेफिनेशन में, हमको ये भी मालूम है गुड्स की डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम शामिल है, यानी एक्शनेबल क्लेम इज गुड्स बेसिकली। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, तो बाकी जो भी एक्शनेबल क्लेम है, एरियल्स ऑफ रेंट है सब, वो सब कुछ नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस है, लेकिन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को एक्सक्लूड किया गया, यानी दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। इसके अलावा जो भी एक्शनेबल क्लेम है वो सब कुछ नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। फिर मर्चेंट ट्रेडिंग, supply of goods from a place in the non-taxable territory to another place in the non-taxable territory without such goods entering into India। यूके से यूएस आपने डायरेक्ट सप्लाई किया, इंडिया का एक सप्लायर है, उसको ऑर्डर मिलता है यूएस से, तो वो यूके से प्रोक्योर करता है और यूएस में सप्लाई कर देता है, तो वो गुड्स इंडिया आता ही नहीं है। तो दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। 8 क्लोजिंग सब्जेक्ट सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो होम कंजम्पशन के पहले गुड्स को वेयर हाउस किया। कस्टम लॉ में आपने पढ़ा है कि वेयर हाउस गुड्स क्या होता है, अब तो वेयर हाउसिंग का आपका चैप्टर भी है। उस वेयर हाउस के दौरान ही आपने किसी को सेल कर दिया, अभी तक कस्टम से क्लियरेंस नहीं कराया, ठीक है, तो वो क्या नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। हाई सी सेल, यानी पोर्ट पे पहुंचने से पहले आप टाइटल ट्रांसफर करते हो, तो वो क्या नीडर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, ठीक है। Section 8 composite and mixed supply, so this talk about taxability of composite and mixed supply। तो कंपोजिट सप्लाई क्या होता है? नेचुरल बंडल। मिक्स सप्लाई क्या होता है? जो नेचुरल बंडल नहीं है। तो ये तो हमने डेफिनेशन के समय समझ लिया था। अब जो टैक्सेबिलिटी है इसमें क्या है कि बस एक प्रिंसिपल सप्लाई होगा कंपोजिट सप्लाई के अंदर, एक उसकी एंसिलरी सप्लाई होगी। तो टैक्स लायबिलिटी इज गोइंग टू बी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो मान लीजिए आप लैपटॉप सेल कर रहे हो, लैपटॉप के साथ में वारंटी फ्री है, तो लैपटॉप के ऊपर मान लीजिए हाइपोथेटिकली टैक्स रेट 12% है और वारंटी के ऊपर 18% है, तो जो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसके ऊपर पूरे के ऊपर 12% टैक्स रेट लगेगी। लेकिन अगर मिक्स सप्लाई है तो जो भी हाईएस्ट टैक्स रेट है वो अप्लाई होगी, चाहे कोई भी प्रोपोर्शनेट में हो। मान लीजिए उस सप्लाई के अंदर जो भी 2-3 आपने बंडल टुगेदर किए, उसमें जिसकी भी हाईएस्ट टैक्स रेट होगी वो पूरी वैल्यू ऑफ सप्लाई के ऊपर अप्लाई होगी, मिक्स सप्लाई के अंदर या प्रिंसिपल सप्लाई के अंदर। अब जब कंपोजिट सप्लाई की हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे तो मैंने आपको बताया इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन द सेक्शन 8 विच इज द टैक्सेबिलिटी सेक्शन ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, और जो डेफिनेशन दी गई है क्लोज 30 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन में उन्होंने टर्म यूज किया 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स। अब टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? जो लेविएबल टू टैक्स है, यानी कि जो आप बंडल्ड कर रहे हो, नेचुरली बंडल्ड है, वो दोनों टैक्सेबल है डेफिनेशन के हिसाब से। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? एक टैक्सेबल एक एग्जम सप्लाई कंपोजिट सप्लाई नहीं हो सकती इफ वी गो बाय द डेफिनेशन। लेकिन ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन सेक्शन 8 के अंदर नहीं दिया गया है। सेक्शन 8 केवल ये बोल रहा कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर सप्लाई। इन्होंने टैक्सेबल टर्म यहां यूज नहीं किया लेकिन वहां किया, तो ये इनकंसिस्टेंसी है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्या हम लोग टैक्सेबल के साथ एग्जम सप्लाई को बंडल कर सकते हैं? और मान लीजिए वो एग्जम सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई है, तो टैक्स रेट क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई के अंदर आप क्या करोगे? प्रिंसिपल सप्लाई की टैक्स रेट लोगे। तो क्या ये पॉसिबल है? यस, पॉसिबल है। वी नीड टू अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो ये एक इंटरप्रिटेशन का डॉक्ट्रिन है, इसके हिसाब से जब इनकंसिस्टेंसी है तो बेसिकली डेफिनेशन कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। ओके, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एंड यस इट कैन बी बंडल टुगेदर, टैक्सेबल सप्लाई कैन बी बंडल टुगेदर विथ एग्जम सप्लाई। अब इसमें जो मेन डिफरेंस है कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में, आपको याद रखना है कि कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या हो सकता है कि जब आप इनवॉइस रेज करोगे तो आइटम ए मान लो प्रिंसिपल सप्लाई है, इसकी रेट 1 लाख है, इसको आप ट्रांसपोर्ट करते हो, तो ट्रांसपोर्टेशन ट्रांजिट इंश्योरेंस सब साथ में है, तो ट्रांसपोर्टेशन का आप चार्ज करते हो 5000, इंश्योरेंस का 2000, ठीक है। तो ये अलग अलग आप इनवॉइस में रेट लिखोगे, ठीक है, मतलब जो भी प्राइस है। इसकी टैक्स रेट मान लो जो भी हो, इसकी 18% हो, मान लो इसकी 18% है लेकिन ये 5% है, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे के ऊपर 5% अप्लाई करेंगे, करेक्ट, क्योंकि कंपोजिट सप्लाई है।
तो ये अलग अलग प्राइस आप चार्ज कर सकते हो कंपोजिट सप्लाई के मामले में, लेकिन मिक्स सप्लाई के मामले में सिंगल प्राइस। तो ये इनवॉइस में ब्रेकअप नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्या करोगे, 1,07,000, अगर मान लो वो मिक्स सप्लाई हो तो। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया, ठीक है। तो ये कंपोजिट मिक्स सप्लाई है। ये बुक के अंदर आपका दिया हुआ भी है कि दोनों डिफरेंस के लिए, तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। अब सर्कुलर्स देख लेते हैं। अब पहला सर्कुलर है सर्कुलर नंबर 47/21/2018, वेयर सीबीआईसी सेड ट्रेड प्रैक्टिस इज आल्सो रेलिवेंट। अब क्या होता है कि व्हीकल आप रिपेयरिंग के लिए देते हो या सर्विसिंग के लिए देते हो, उसमें लेबर भी होता है, मटेरियल भी होता है, ठीक है। सर्विसिंग करते हो, कोई पार्ट्स आपका खराब हो गया तो क्या होगा, पार्ट्स चेंज कर दिया जाएगा, तो वो मटेरियल है। अब क्वेश्चन ये है कि ये कंपोजिट सप्लाई की मिक्स सप्लाई है। अब मिक्स सप्लाई तो ये हो नहीं सकती क्योंकि अलग अलग वो चार्ज किया जाता है। तो क्या ये कंपोजिट सप्लाई है, वो भी नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले से ऐसी ट्रेड प्रैक्टिस है कि भाई वो लोग अलग अलग मेंशन करते हो, अलग अलग टैक्स रेट चार्ज करते हैं। अब पहले क्या होता था, जीएसटी के पहले जो सर्विसेज थी उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगाते थे, ऑथराइज्ड डीलर्स शॉप, ओके, और वर्कशॉप, और जो पास था उसके ऊपर वीएटी लगता था, ठीक है। तो ये पहले से प्रैक्टिस चली आ रही कि अलग अलग वो टैक्स लगाते थे। तो इसलिए वो बोले कि भाई जो ट्रेड प्रैक्टिस है दैट इज मोर रेलिवेंट, इनफैक्ट दैट इज द रेलिवेंट टू डिटरमाइन वेदर इट इज कंपोजिट मिक्स सप्लाई। लेमैन किसी सप्लाई को कैसे देखता है, नेचुरल बंडल है, जैसे आप मोबाइल लेने जाते हो तो बाय डिफॉल्ट आप सोचते हो कि भाई चार्जर तो साथ में आएगा, तो वो कंपोजिट सप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला कि ट्रेड प्रैक्टिस इज रेलिवेंट, क्योंकि ये पहले से अलग अलग चार्ज हो रहा था। तो ये तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई दोनों ही नहीं है। मिक्स सप्लाई तो ऐसे भी नहीं क्योंकि सिंगल प्राइस वो चार्ज नहीं करते। उसके बाद सर्कुलर नंबर 22/22/2017 वो क्लेरिफाई कर रहा है कि आर्टिस्ट जब अपनी पेंटिंग देता है किसी एग्जीबिशन के लिए तो उस समय कोई सप्लाई नहीं, क्योंकि वो सेल नहीं करता। तो वो पेंटिंग भेजता है, अगर वो पेंटिंग किसी को पसंद नहीं आती तो वो वापस आ जाएगी, तो इसलिए वो सप्लाई नहीं है। अगर मान लीजिए वहां किसी को पसंद आ गई और वो पैसे पे कर देता, कंसिडरेशन पे करता है, तो उस समय वो सप्लाई होगी। फिर कॉस्ट पेट्रोलियम, ये क्या है कि बेसिकली प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है गवर्नमेंट के बीच में और जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी होती है उसके बीच में। अब ऑयल एक्सप्लोर करने में नॉर्मली क्या होता है, काफी इन्वेस्टमेंट होता है, तो गवर्नमेंट तो सब कुछ आउटसोर्स कर देती है। अब बेचारे ने इन्वेस्ट किया, उसके बाद मान लो पेट्रोल निकल जाता है, तो यह क्या करता है बंदा कि सबसे पहले जो अपनी कॉस्ट उसने इनकर की है वो रिकवर करता है, तो उसको कॉस्ट पेट्रोलियम बोलते हैं। तो दिस इज नॉट ए कंसिडरेशन फॉर सर्विसेज टू गवर्नमेंट, तो इसलिए ये टैक्सेबल नहीं है। फिर सर्कुलर नंबर 47/21/2018 मोल्ड एंड डाइड, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जो फ्री ऑफ कॉस्ट देता है कंपाउंड मैन्युफैक्चर को। अब ये क्या होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, कंपाउंड मैन्युफैक्चर, चलो एग्जांपल समझते हैं। टोयोटा क्या कार मैन्युफैक्चर कर रहा, मान लो इनोवा मैन्युफैक्चर कर रहा, तो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट होते हैं छोटे छोटे वो आउटसोर्स कर दिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए टोयोटा ने जो उसका ब्रेकिंग सिस्टम है इनोवा का उसको आउटसोर्स कर दिया ब्रेम्बो ब्रेक को। ये कंपनी है पुणे के अंदर, जर्मन कंपनी है विच इज स्पेशलाइज इन ब्रेकिंग सिस्टम फॉर द कार। तो उसको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है टोयोटा ने कि वे मेरा ब्रेकिंग सिस्टम इनोवा का तू सप्लाई करेगा, तो वो ब्रेकिंग सिस्टम पूरा सप्लाई करेगा, टोयोटा उसको इनोवा में फिट कर देगी। तो अब टोयोटा ने इनोवा की डिजाइन की तो उसको मालूम है उसका फिटमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए वो मोल्ड एंड डाइड उसको फ्री प्रोवाइड करती है कंपोनेंट मैन्युफैक्चर को, जो ब्रेम्बो बेक है जो ब्रेकिंग सिस्टम बनाने वाली है, ठीक है। तो वो जो मोल्ड एंड डाइज देती है वो सप्लाई नहीं है। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई टोयोटा को वो मोल्ड एंड डाइज देना है कंपाउंड मैन्युफैक्चर को, तो वो क्या है, वो सप्लाई नहीं है। टेनेंसी राइट, सर्कुलर नंबर 44/18/2018, तो टेनेंसी राइट इज सब्जेक्ट टू टैक्सेबल। अगर कॉमर्शियल से रिलेटेड है तो टैक्सेबल होगा, और अगर रेजिडेंशियल है तो हम लोग चैप्टर 4 के अंदर देखेंगे ये एग्जम्प्ट है। टेनेंसी राइट क्या होता है, हाई हैवी डिपॉजिट होता है, पगड़ी सिस्टम हुआ करता था पुराने जमाने में, ठीक है। तो जैसे किराए पे आप मकान लेते हो उस तरह से किराए पे ही है, लेकिन ये क्या लॉन्गर टर्म्स के लिए होता है, उसमें डिपॉजिट हैवी होता है, रेंट ना के बराबर होता है। और सबसे बड़ी बात है रेंट के अंदर, जैसे मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी ली तो मैं अपना राइट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन टेनेंसी राइट के मामले में मैं अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। तो वो सब्जेक्ट टू टैक्सेबल, सब्जेक्ट टू टैक्स है नहीं है, ये सर्कुलर क्लेरिफाई कर रहा है कि वो सब्जेक्ट टू टैक्स है अगर कॉमर्शियल है तो। रेजिडेंशियल है तो वो एग्जम्प्ट है, वो हम लोग मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में देखेंगे। फिर कैश कॉल, तो कैश कॉल के बारे में सिंपल है कि 4 मेंबर्स है, चारों अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं और एक मशीन बाई करते हैं, तो क्या है
ये टैक्सेबल है नहीं है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन दूसरे एग्जांपल दिया गया है उसके अंदर क्या करते हैं कि भाई चारों कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एक पार्टनर है, जो एक जेवी का एक पार्टनर, वो अपनी मशीन दे देता है, तो ये सर्विसेज है सब्जेक्ट टू जीएसटी। उसके बाद प्रोडक्शन सेक्टर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आर टैक्सेबल एज गुड्स। अब ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होता है क्या है, तो आरबीआई ने एक प्रोविजन बनाया हुआ है कि जो भी बैंक्स है उनको मिनिमम इतना, मान लीजिए 100 रुपीज उनको लोन देना है, तो 100 रुपीज में से 40%, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, 100 रुपीज में 40% आरबीआई बोलता है कि भाई तुमको प्रायोरिटी सेक्टर में देना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में देना, दूसरे जो भी प्रायोरिटी सेक्टर उसमें 40% लेंडिंग मिनिमम इनको होनी चाहिए। अगर बैंक के ऊपर ये प्रोविजन नहीं रखे तो बैंक तो सब कुछ कॉर्पोरेट को दे दे, तो इसलिए उन्होंने ये रूल बना के रखा, तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इतना मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। अब क्या होगा कि 40% गवर्नमेंट, आरबीआई ने बोला, कोई बैंक ने क्या किया, एक बैंक ने, मान लीजिए ए बैंक है, वो क्या करती है, वो 35% ही दे पाती है, और दूसरी बैंक है उसने 45% दे दिया, तो ये क्या करेगी, 45% वाला 5% अपना सेल कर सकती है किसी दूसरे बैंक को, तो इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो ट्रांसफरेबल है। तो जिस बैंक ने कम दिया है वो उसको खरीद सकती है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, और सब्जेक्ट टू जीएसटी भी ये है, ठीक है। ऐसे आरईसी भी है, इसमें लिखा 12% जीएसटी लगेगा, तो ये सब मतलब मेरे हिसाब से टैरिफ शेड्यूल आपके है नहीं, लेकिन एसएम के अंदर ये कवर है। इसके बाद सर्कुलर नंबर 11/2017, 21/21/2017 क्या है, इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ कन्वेंस। आपने देखा होगा वोल्वो बस आप ले रहे हो, मान लो बेंगलोर से बॉम्बे, तो वोल्वो बस आप लेते हो बेंगलोर से बॉम्बे तो वो वोल्वो बस क्या करेगी, पैसेंजर को पिकअप करेगी बेंगलोर से, बॉम्बे ड्रॉप करेगी, और बॉम्बे से वो वापस पिकअप करके बेंगलोर, ठीक है। तो अब ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन तो सर्विसेज इज दैट इज सब्जेक्ट टू जीएसटी। लेकिन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो वोल्वो बस जा रही है बेंगलोर से बॉम्बे, तो परमानेंट है क्या, नहीं, वो क्या करेगी, बस जाएगी। अब ये डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई, इसलिए ये क्वेश्चन आ गया था कि भाई बस है, वो जा रही है, वापस आ रही है, ठीक है, तो ये सप्लाई नहीं होगी। ऐसे ही इंडिगो एयरलाइन बॉम्बे से दिल्ली फ्लाई करती है, तो बॉम्बे में भी ऑफिस है इंडिगो का और दिल्ली में भी है, तो जो फ्लाइट जा रही है क्या वो सप्लाई होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन जो पैसेंजर को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो सप्लाई होगी, तो फ्लाइट तो जाके वापस आ जाएगी। ऐसे रिपेयरिंग के लिए मान लो मेरू केब है, वो एनसीआर में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लेकिन क्या होता है कि उसकी क्योंकि ब्रेकडाउन ज्यादा होते हैं, तो उसने खुद ने ऑथोराइज वर्कशॉप बना दिया, मान लो नोएडा में, गुड़गांव के अंदर उसकी कोई कैब ब्रेकडाउन होती है तो वो वर्कशॉप में चली जाती है रिपेयरिंग के लिए, तो गुड़गांव टू नोएडा, हरियाणा टू यूपी, तो क्या ये सप्लाई है, नहीं। तो गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए उधर भेजना सप्लाई नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन है लेकिन सप्लाई नहीं होगी, लेकिन अगर जो भी रिपेयरिंग कॉस्ट होगी वो सप्लाई होगी। फिर प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, टेम्पलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो बुक प्रिंटिंग होती है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो सीबीआई ने क्लेरिफाई किया है कि आपको ये देखना कि कॉपीराइट किसका है। अमित जैन जीएसटी बुक लिखता है, ठीक है, वो प्रिंटिंग सर्विसेज लेता है प्रिंटिंग प्रेस से, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। इवन दो प्रिंटिंग प्रेस इज गोइंग टू यूज पेपर यूज करेगा, इंक यूज करेगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज है क्योंकि कॉपीराइट मेरे पास है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये कॉपीराइट किसी पब्लिशिंग हाउस को दे दूं, मैंने बुक लिखी जीएसटी की, उसको पब्लिशिंग हाउस को दे दी, पब्लिशिंग हाउस ही उसका इन हाउस प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो प्रिंट करवाता है, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। तो कॉपीराइट किसके पास है उसके ऊपर ये होगा, ठीक है। इसके बाद बस बॉडी बिल्डिंग, तो नॉर्मली क्या होता है, जो बस होती है उसका पहले चेसिस होता है, आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर चेसिस होती है, ऊपर बॉडी नहीं होती, तो क्वेश्चन यह है कि जो बस बॉडी बिल्डिंग है उसके ऊपर जो बॉडी बनाते हैं चेसिस के ऊपर, वो क्या होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किसका पार्ट ज्यादा है। अगर मान लीजिए प्योरली गुड्स है तो गुड्स ज्यादा है, सर्विसेज का मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। जहां क्या सर्विसेज जैसे बॉडी बिल्डिंग के जो पार्ट्स है वो जो ओनर है वो प्रोवाइड कर रहा है और जो कॉन्ट्रैक्टर है केवल वो उसको बिल्ड करके दे रहा है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। ऐसे रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स है, तो रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स क्या होगा, बेसिकली सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो रीट्रेडेड टायर है which going to belong to the supply of retreaded tire, then वो supply of goods होगा। retreaded टायर क्या होता है कि जो टायर होता है वो पूरा उसके जो
ब्रशेज होते हैं वो निकल जाते हैं। तो ब्रशेज निकल जाते हैं तो ये क्या होता है, ठीक है, तो ये देखिए वॉर्न आउट हो गया पूरा, तो उसके ऊपर नया ये हो रहा है, तो इसको रीट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सर्विसेज है, लेकिन लेकिन बिलोंग्स टू द सप्लायर, देन इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, सो दिस कंप्लीट चैप्टर 2 रिवीजन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।